गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी। और अभी तक जो हमने 40 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, तो 40th लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो मैंने बताया था हीमोस्टेसिस क्या है, यूरिकोटेलिक एनिमल क्या है, यूरियोटेलिक क्या है, एमोनोटेलिक एनिमल क्या है, कौन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन सबसे कम टॉक्सिक है। इसके अलावा मैंने बताया था ऑस्मो रेगुलेटर एंड ऑस्मो कन्फर्मर क्या है। फिर उसके बाद मैंने बात की थी डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग एनिमल में क्या क्या है। फिर मैंने बात की थी सोल्यूट एंड वाटर रेगुलेशन मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन। तो अलग अलग बातें की थी। सबसे पहले मैंने बताया था ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो वाटर एंड सोल्यूट रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल, इसका मतलब जो स्थलीय जो है या मरुस्थलीय जो प्राणी हैं उनके बारे में। जैसा कि याद होगा आपको पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने बताया था कि इनसे वाटर लॉस होता है, बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। बॉडी से वाटर लॉस कैसे हो रहा है? ओरल सरफेस से, नेजल सरफेस से या रेस्पिरेटरी सरफेस से। इन अलग अलग सरफेस से क्या हो रहा है? वाटर लॉस हो रहा है। फिर बेटा जी मैंने आपको यह भी बताया था कि वाटर लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या चीज चाहिए? वाटर ड्रिंकिंग, पानी को पीना जरूरी, एंड फूड मॉइस्ट इनटेक। मीन्स हम जो भोजन ले रहे हैं वो मॉइस्ट होना चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर आर्द्र कंडीशन होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था वाटर लॉस को क्यों प्रिवेंट करें, क्योंकि 12% यदि लॉस हो जाए तो ह्यूमन बॉडी जो है डेथ को फेस करेगी। हमारे शरीर से 12% यदि वाटर लॉस हो जाता है तो डेथ हो जाएगी। क्लियर है बेटा जी मेरी बात? फिर मैंने बताया था कि कंगारू रेट है, कंगारू रेट ये 90% वाटर जो है वो रिकवर कर लेता है और इसका वेरी लिटिल जो अमाउंट है वो ही लॉस हो पाती है। इसका मतलब बॉडी ने 90% वाटर को तो रिकवर कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था कैमल की कंडीशन, यदि वाटर नॉट अवेलेबल, वाटर अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं, तो ऐसे में डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन, डू नॉट प्रोड्यूस यूरिन। बेटा ये यूरिन को डिस्चार्ज ही नहीं करता है। तो दोबारा देखिएगा, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उन टेरेस्ट्रियल एनिमल में वाटर लॉस हो रहा है ओरल, नेजल, रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू। इसको कंपनसेट करना है तो पानी पीने की जरूरत पड़ेगी या फिर मॉइस्ट फूड खाना जरूरी है। फिर मैंने बताया था 12% यदि वाटर लॉस हो जाए तो ह्यूमन बॉडी डेथ को फेस कर सकती है। कंगारू रेट में 90% वाटर रिकवर हो जाता है तो वेरी लिटिल अमाउंट वाटर लॉस होगा। और कैमल यदि सराउंडिंग में वाटर अवेलेबल नहीं है तो यूरिन को प्रोड्यूस नहीं करता है और बॉडी के अंदर यूरिया को क्या कर लेता है? स्टोर। क्लियर है बेटा जी? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं वो हमने कल स्टडी की थी, लेकिन एक बार मैं उसको रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा सा। देखिए बेटा जी, यहां पर वाटर सॉल्यूट रेगुलेशन इन मैराइन एनिमल,
इसका मतलब किसकी बात हो रही है? समुद्री जंतु की बात हो रही है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इस तरीके का डायग्राम बनाया था मैंने। तो ये क्या है? सी वाटर है, समुद्री जल है, और यहां पर फिशेज सर्वाइव कर रही है। तो ये सॉल्यूशन जो है सराउंडिंग का, ये कैसा है? हाइपरटोनिक, जिसे बोलते हैं अति पराशरी। और इनकी बॉडी में हाइपोटोनिक, जिसे बोलते हैं अल्प पराशरी। ये हाइपोटोनिक हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक। अब बेटा दो बातें ध्यान रखें, जो वाटर है वो मूव करेगा और साल्ट है वो मूव करेगा। वाटर मूव करता है हाइपो से हाइपर की तरफ, साल्ट मूव करता है हाइपर से हाइपो की तरफ। तो अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग में 1000 मिली ऑस्मोलरिक कंडीशन है, मींस हाइपरटोनिक। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? दे लूज वाटर फ्रॉम बॉडी सरफेस। क्योंकि देखो बेटा जी, इनकी बॉडी क्या है? हाइपो, और ये क्या है? हाइपर। तो वाटर कहां से कहां जाएगा? हाइपो से हाइपर की तरफ। तो इनकी बॉडी वाटर लॉस कर रही है। अब वाटर लॉस को कंपनसेट करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू ड्रिंक वाटर। अब वाटर कहां से आएगा? सराउंडिंग मीडियम से। अब सराउंडिंग मीडियम का वाटर यदि बॉडी में जाएगा तो वो कैसा है? हाइपरटोनिक। इसका मतलब ड्रिंकिंग रिजल्ट्स गेन ऑफ साल्ट। पानी पीते ही बॉडी के अंदर क्या चले जाएंगे? साल्ट चले जाएंगे। क्योंकि साल्ट की मूवमेंट किधर होती है? हाइपर से हाइपो की तरफ, तो यहां से अंदर चले जाएंगे। इनको कंपनसेट करने के लिए मैंने इनका सॉल्यूशन बताया था आपको कि शरीर के अंदर आयनोसाइट कोशिकाएं या क्लोराइड कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो शरीर के अंदर मोनोवैलेंट आयन जितने भी गए हैं उनको बॉडी बाहर निकाल देगी, और जितने भी डाइवैलेंट आयन हैं उनको फीकल मैटर या मल त्याग के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल। किसमें देख रहे हैं बेटा जी? वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है स्वच्छ या अलवणीय प्राणी की बात कर। देखिए अलवणीय प्राणी में क्या होगा? ये बॉडी है और ये सराउंडिंग मीडियम। अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है फ्रेश वाटर एनिमल ऑस्मोलरिक कंडीशन है 200 से 300 मिली ऑस्मोलर, और सराउंडिंग मीडियम जो है उसकी मिली ऑस्मोलर कंडीशन कितनी है? 50 मिली ऑस्मोलर पर लीटर। अब आप बताएं यहां सराउंडिंग मीडियम कैसा हो गया? हाइपो। और बॉडी के अंदर कंडीशन कैसी डेवलप होगी? हाइपरटोनिक। अब मैंने आपको बताया था वाटर की मूवमेंट कैसी होगी? हाइपो से हाइपर की तरफ, और इलेक्ट्रोलाइट या मैं कह सकता हूं साल्ट, इनकी मूवमेंट किधर होगी?
हाइपर से हाइपो की तरफ। तो देखें इसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अंदर है, हाइपो बाहर है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और ये बाहर है, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो बाहर है तो यहां से वाटर मूव करके अंदर चला जाएगा, तो दे गेन वाटर ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, क्योंकि वाटर हाइपो से हाइपर की तरफ जाएगा तो बाहर से अंदर की तरफ ऑटोमेटिकली वाटर बॉडी के अंदर जा रहा है। क्या सॉल्यूशन है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। सॉल्यूशन क्या है, जब बॉडी में ऑटोमेटिकली वाटर चला गया पानी पीने की जरूरत ही नहीं। दूसरा, जब बाहर से वाटर तो अंदर आएगा लेकिन साल्ट अंदर से बाहर चले जाएंगे, इट मींस कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ बॉडी साल्ट, बॉडी साल्ट लॉस हो रहे। इसको कंपनसेट करने के लिए एक्टिव तरीके से, सक्रिय तरीके से शरीर के अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं आयनोसाइट, वो सोडियम और क्लोराइड के साल्ट को बाहर से बॉडी के अंदर एक्टिव तरीके से अंदर ले लेती। इस दौरान एटीपी खर्च होते। क्लियर है बेटा जी? तो मैंने स्थलीय प्राणियों में ऑस्मो रेगुलेशन बताया, मैराइन एनिमल समुद्री प्राणियों में ऑस्मो रेगुलेशन बताया, और फ्रेश वाटर एनिमल में ऑस्मो रेगुलेशन बताया। कुछ अदर एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है इलैस्मोब्रैंक। इलैस्मोब्रैंक जिसमें शार्क को इंक्लूड किया गया, जैसे शार्क है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि रेज, ये फिशेज है, जैसे इलेक्ट्रिक रे है, स्टिंग रे है। इनमें क्या होता है बेटा जी, ये ऑस्मोलरिक कंडीशन, ऑस्मोलरिक जो कंडीशन है वो कैसे मेंटेन करते हैं, ये शरीर के अंदर TM ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड एंड यूरिया, इसको शरीर के अंदर स्टोर करवाकर शरीर के अंदर प्राशन नियमन का कार्य करते। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मानव उत्सर्जी तंत्र। मानव उत्सर्जी तंत्र में देखो बेटा जी क्या क्या इंक्लूड किया गया है। वन पेयर किडनी, एक जोड़ी जो वृक्क है वो, वन पेयर यूरेटर, मूत्र वाहिनी या मूत्र नलिका, एक जोड़ी वन यूरिनरी
ब्लेडर। बेटा ये पेयर की फॉर्म में है, जोड़ी के रूप में, लेकिन यहां पर वन है जिसे हम बोल रहे हैं मूत्राशय। वन यूरिथ्रा। मूत्र मार्ग। मानव उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी या मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग को सम्मिलित किया गया। यदि मैं बात करूं किडनी की, तो ये जो किडनी है ये सेम के आकार की, या हम कह सकते हैं बीन शेप्ड होती। और मानव में जो ये किडनी है, इनकी पोजीशन जो स्थिति है वो T12 से लेकर L3 के बीच होती है। अब ये क्या है T12 से L3? मानव में जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जो वर्टिब्रा पाई जाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम, इसे बोलते हैं कशेरुक दंड, और वर्टिब्रा को बोलते हैं कशेरुकाएं। तो जो वर्टिब्राज हैं वो हैं T12, C7, L5, S5 एंड CD। इसका मतलब क्या है? सर्वाइकल मतलब हमारी गर्दन में वर्टिब्रा जो है 7, वक्ष भाग में है 12, लंबर में है 5, सैक्रल में 5 बचपन में होती है लेकिन वो जुड़ी हुई है तो एक ही हो गई है, और कोडल में 4 होती है, वो जुड़ी हुई है तो एक हो। तो पोजीशन यहां और यहां, इसका मतलब किडनी जो है ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है बीचों बीच में, तो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में पोजीशन क्या है? T12 से L3 के बीच में। इसका मतलब थोरेसिक 12वीं और लंबर 3 के बीच में होंगी। दोनों की पोजीशन जो है वो बराबर लेवल पर नहीं होगी, एक ऊपर और एक नीचे होती। क्लियर है? इसका मतलब एक थोड़ी सी ऊपर और एक थोड़ी सी नीचे होती। क्लियर? यदि वजन के बेसिस पर देखा जाए तो 120 से 170 ग्राम वजन होता है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के बेसिस पर देखा जाए तो लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर और मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती। जो कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है, उस फंक्शनल यूनिट में यहां पर देखा जाए 1 मिलियन इन ईच। इसका मतलब 1 मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख।
तो प्रत्येक में 10 लाख है, तो हम कह सकते हैं टोटल जो है वो 20 लाख या 2 मिलियन। फंक्शनल यूनिट क्या होता है? किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ध्यान से समझे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जित तंत्र में जो 1 पेयर किडनी है, वो किडनी कैसी दिखाई देगी? सेम के आकार की दिखाई देगी। पोजीशन क्या है? T12 और IL-3 के बीच में होगी, एक थोड़ी सी ऊपर और एक थोड़ी सी नीचे होगी। वजन के बेसिस पर देखा जाए तो 120 से 170 ग्राम है। लंबाई के बेसिस पर 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई के बेसिस पर 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई के बेसिस पर 2 से 3 सेंटीमीटर। फंक्शनल यूनिट कितनी है? एक के अंदर 10 लाख है, तो दोनों के अंदर कितनी होगी? 20 लाख। हमारी जो किडनी है उसको रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहा जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। किडनी का अधर भाग जो है वो पेरिटोनियम से संलग्न होता है। तो आपसे पूछा जाए आकार बीन शेप, पोजीशन T12 से L3, वजन 120 से 170, लंबाई चौड़ाई और मोटाई 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, और फंक्शनल यूनिट कितनी होंगी? 20 लाख और 2 मिलियन। क्लियर है बेटा जी? यहां तक की जो बातें हुई हैं वो किडनी से संबंधित है। अब हम बात करें आउटर लाइन की फॉर्म में कैसा दिखाई देगा। आउटर डायग्राम देखें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में इस तरीके से पार्ट दिखाई देगा। ये क्या होगी? किडनी। और ये क्या है? यूरेटर। तो देखो 1 2 1 2, इसलिए जो वृक्क हैं वो भी जोड़े के रूप में है, और जो मूत्र वाहिनी है वो भी क्या है? जोड़े के रूप में। जहां पर ये ओपन हो रही है ये क्या है? यूरिनरी ब्लेडर, मूत्राशय, और ये जो है यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग। यहां पर भी देखा जाए तो किस तरीके से इनकी कनेक्शन होगा वो भी देखें। ये मान लो यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग है,
तो बेटा जी यहाँ पर इस तरीके से 1 और दिस इज 2, इस तरीके से स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। मीन्स ये आंतरिक अवरोधनी है और ये कैसी है? बाह्य अवरोधनी। यहां पर इस तरीके से आपको ट्रायंगुलर पार्ट दिखाई देगा। ये है रीनल ट्राइगोन और ये जो पार्ट आ रहे हैं ये क्या है? यूरेटर या मूत्रवाहिनी। जो यूरिन है वो यहां पर आकर स्टोर होगा और जो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, इंटरनल जो होता है ये अनैच्छिक होता है, इनवॉलेंट्री, और ये होता है ऐच्छिक, वॉलेंट्री। देखिए बेटा, इस तरीके से एक जोड़ी वृक्क, ये एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी यहाँ पर जाकर खुलेंगे, यूरिन यहाँ पर स्टोरेज होगा, जो मूत्र है वो यहाँ पर संग्रहित होगा, एक लेवल तक संग्रहित होगा। जैसे ही संग्रहण कंप्लीट हो जाएगा उस यूरिन को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो इसके इस जंक्शन पॉइंट पर, यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के जंक्शन पॉइंट पर, संधि स्थान पर दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल इनवॉलेंट्री मीन्स अनैच्छिक प्रकार का होता है, एक्सटर्नल ऐच्छिक प्रकार का होता है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए बेटा, किडनी की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देखिए बेटा जी, यहाँ पर किडनी के सराउंडिंग में कनेक्टिव टिश्यू का एक शीथ प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यू का आवरण, संयोजी ऊतक का आवरण, उसके ऊपर वसी ऊतक का आवरण और उसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है।
तो सबसे भारी जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रीनल फेसिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रीनल एडिपोस। और जो ये किडनी के ठीक बाहर की तरफ जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। अंदर जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये जो बाहर आ रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर या मूत्र वाहिनी। जहां से बाहर आ रहा है ये जो गड्ढा पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हाइलम। अब आप एक चीज देखिए बेटा, अंदर से किडनी इस तरीके से दिखाई दे रही है, बाहर से ऐसे दिखाई दे रही है। बाहरी वाला भाग बाहर की तरफ निकला हुआ, आंतरिक भाग, तो मैं कह सकता हूं जो किडनी है वो अवतल और एक साइड से देखोगे तो उत्तल और एक साइड से देखोगे तो अवतल सतह के रूप में दिखाई देगा। ये जो पार्ट है भारी भाग, ये डोटेड पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा। इस भारी भाग को बोलते हैं रीनल कोर्टेक्स पार्ट। और जो आंतरिक भाग है उसे बोलते हैं रीनल मेडुला या मध्यांश भाग। रीनल कोर्टेक्स को बोलते हैं वलकुट भाग। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लाने के लिए ये रीनल वेन या सिरा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर ले जाने के लिए इसे बोलते हैं रीनल आर्टरी या धमनी। यहां पर रीनल आर्टरी और नर्व मीन्स जो धमनी एवं तंत्रिकाएं हैं वो इस हाइलम पार्ट में अंदर प्रवेश करती है, और इस हाइलम पार्ट से रीनल वेन और यूरेटर बाहर निकलती है। ये जो रीनल कोर्टेक्स का पार्ट है ये हम मान लेते हैं रीनल कोर्टेक्स का। जगह जगह पर इस तरीके से अंदर धंसा हुआ होता है। कोर्टेक्स का भाग जो मेडुला में धंसा हुआ है, ये जो कोर्टेक्स का पार्ट जो मेडुला में धंसा हुआ है इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी या बर्टीनी के स्तंभ। लेंथ के बेसिस पर, विड्थ के बेसिस पर और थिकनेस के बेसिस पर 2 से 3 सेंटीमीटर, विड्थ के बेसिस पर 5 से 7 सेंटीमीटर, लेंथ के बेसिस पर 10 से। कैसे शेप में है? बीन शेप में। जो ये इंटरनल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है रीनल मेडुला,
यहां पर इस तरीके से ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, और मैं कह सकता हूं पिरामिड शेप में स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इसे बोलते हैं रीनल मेडुलरी पिरामिड। तो बेटा एक बार स्ट्रक्चर को हम दोबारा देखते हैं। किडनी जो है, हमारी किडनी है, उस किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहा जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहा जाता है। इसकी पोजीशन T12 से लेकर L3 के बीच में होती है। इसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। बीन शेप में पाई जाती है, सेम के आकार की होती है। बाहर की तरफ कवरिंग के रूप में देखा जाए तो इसके चारों तरफ रीनल कैप्सूल जो कि रेशेदार एक संयोजी ऊतक है, उसके बाहर की तरफ रीनल एडिपोस जो एक वसीय ऊतक है, उसके चारों तरफ जो कवरिंग है उसे बोलते हैं रीनल फेसिया। आंतरिक पार्ट में यदि देखा जाए, सेजाइटल सेक्शन देख रहे हैं इसका हम, इस सेजाइटल सेक्शन में जो ये जो काट है, इसमें हमें बाहर की तरफ जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के भी दो भाग है, एक रीनल आउटर कोर्टेक्स और एक रीनल इनर कोर्टेक्स। मीन्स बाहरी कोर्टेक्स, बाहरी वलकुट और आंतरिक वलकुट, और उसके बाद जो आंतरिक भाग है वो क्या है, रीनल मेडुला। यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्ट माइनर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स, और इस तरीके से माइनर कैलिक्स फाइनली 2 से 3 इस तरीके से मेजर कैलिक्स के अंदर खुलते हैं। क्लियर है मेरी बात? यह संरचना मैंने इसलिए बताई है क्योंकि यहां पर हमारे को इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट को समझना आसान होगा। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो इसकी है उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहां पर होते हैं? या तो इस कोर्टेक्स के आउटर भाग में या इस कोर्टेक्स के आंतरिक भाग में। जो आउटर भाग में होंगे वो आउटर पार्ट में फैले होते हैं, और जो इनर कोर्टेक्स भाग में होते हैं वो मेडुला पार्ट में भी उनका कुछ हिस्सा जाता है। तो इस आधार पर फंक्शनल यूनिट जो है, कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, उसे भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मीन्स संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई यहां पर क्या है? नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी दो टाइप की है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टा
मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम ये देख लेते हैं कि जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और फिर ये देखेंगे कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या अंतर है। क्लियर? हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की बात कर रहे हैं बेटा जी। और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। देखिए इसके कौन कौन से पार्ट, एक पार्ट है मैलपीजियन बॉडी और दूसरा पार्ट है इसका है ट्यूबुलर पार्ट। एक नलिकीय भाग है और एक है मैलपीजियन काय। देखिए क्या इस तरीके से आपको प्याले नुमा संरचना दिखाई देगी। और इस प्याले नुमा संरचना में एक डक्ट यहां से आती हुई दिखाई देगी और एक डक्ट यहां से जाती हुई दिखाई देगी। आने वाली डक्ट जो है उसका व्यास जाने वाले की तुलना में ज्यादा है। देखिए ये ज्यादा है और ये क्या है, कम। इसको बोलते हैं बेटा एफेरेंट आर्टरी और इसको बोलते हैं एफेरेंट आर्टरी। इसको क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी और इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ। ये डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल या बोमेन संपुट। ये विशेष प्रकार की पोरस जो सेल हैं इनको बोलते हैं पोडोसाइट। ये इसका हिस्सा है, इसको बोलते हैं नेक या ग्रीवा। ये इसका एक पार्ट है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इसे बोलते हैं मैलपीजियन बॉडी या मैलपीजियन काय।
ये तो मेलपिजियन बॉडी वाला पार्ट होगा। ट्यूबुलर वाला पार्ट जो इससे आगे कंटिन्यू है, यहां बना देता हूं। ये ट्यूबुलर पार्ट, इसको बोलते हैं पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको बोलते हैं डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनले पास। ये इसकी लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा है, ये लूप ऑफ हेनले की आरोही भुजा है। लूप ऑफ हेनले की अवरोही भुजा का ये पार्ट मोटा भाग है, ये पतला भाग है और ये मोटा भाग। ये पीसीटी वाला पार्ट हो गया, ये डीसीटी वाला पार्ट हो गया। इसको इससे कनेक्ट कर दें तो हमारे पास मेलपिजियन बॉडी भी आ गई और ट्यूबुलर वाला पार्ट भी आ गया। अब बहुत सारे ये डीसीटी पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक डक्ट में कंटिन्यू होंगे। एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो जाएगा, एक यहां पर हो गया, इस तरीके से जहां पर ये कंटिन्यू होंगे ये पार्ट, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट या संग्रह नलिका। देखिए बेटा जी, नेफ्रॉन की यूनिट जो है उसमें मेलपिजियन बॉडी और ट्यूबुलर पार्ट है। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी। कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन की यूनिट नहीं है, एक नेफ्रॉन का पार्ट। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा था एक नेफ्रॉन की, तो इस तरीके का नेफ्रॉन जो है 1 मिलियन इन ईच किडनी। तो अब आप देख सकते हैं एक किडनी जिसकी लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर है और उसकी मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर कितने 1 मिलियन। तो नेफ्रॉन एक माइक्रोस्कोपिक और सूक्ष्म आकार का जो है वो है। क्या काम करेगा ये? हमारी बॉडी में जितना भी जो ब्लड का प्लाज्मा है उसको फिल्टर करके जितने भी नाइट्रोजीनस वेस्ट जो ब्लड के अंदर है उनको रिमूव करने का काम करेगा। लीवर सबसे पहले उसको सिंथेसाइज करेगा और इनको बॉडी से रिमूव करने का काम कौन करेगा? किडनी की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन।
तो बेटा जी नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।